हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईवीएस की क्लास में ईवीएस क्लास हम कर रहे हैं और काफ़ी पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इज इंक्लूडेड इन यूर KVS PRT सिलेबस, सो वी आर गोइंग टू परस्यू दैट। इसका कुछ पोर्शन हमने स्टार्ट किया था और जो सबसे स्टार्टिंग में जो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, खासतौर से आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये सारी चीज़ें हमने की थी और लगभग 1857 तक का जो मोटा मोटा है वो हम कर चुके हैं रिलीजियस मूवमेंट का। अब हम देखते हैं 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857। व्हाट वर द रीजंस एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर कॉजेज ऑफ द फेलर ऑफ दैट मूवमेंट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पोर्शन। सबसे पहले हम जो है इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उससे हम टॉपिक को शुरू करेंगे। Who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो देखिए, मैंने बिल्कुल पहली क्लास जो स्टार्ट की थी इसी क्वेश्चन से की थी। जब मैं इस चैनल पे शुरू किया था मैंने बताया था कि लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1856 में बने थे और एक ही साल के अंदर जो है रिवोल्ट हो गया। हालांकि इसके पीछे स्टोरी ये है, द स्टोरी इज दैट ऑल द वर्क वाज डन फॉर दैट रेवोल्यूशन एंड द अपोजिशन वाज अगेंस्ट डलहौजी। तो जो डलहौजी थे इससे पहले थे भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने जो भी काम किया, जो भी चीज़ें की, वो एक रिवोल्ट के रूप में निकल के आई। और ये रिवोल्ट जो है एक ही, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एब्रप्ट थी कि एकदम स्टार्ट हो गई। इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे जो बहुत सारे डिकेड से, जो दशक से चलते आ रहे थे। ठीक है, कुछ डलहौजी ने उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया जिसकी वजह से रिवोल्ट का एक सिचुएशन बन गई। तो 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, इसको जो अंग्रेजी लोग हैं वो सिपोई म्यूटिनी के नाम से बोलते हैं, सिपोई म्यूटिनी। ऑल्सो दे हैव कंसिडर्ड इट एज वार अगेंस्ट civilization of barbarism। उन्होंने कहा कि सभ्यता के खिलाफ बर्बरता का युद्ध। और ये जो है उन्होंने कहा कि जो इंडियन लोग थे वो बर्बर थे एंड वी वर द सिविलाइज्ड पर्सन। उन्होंने इसको जो है हिंदू मुस्लिम रिलीजियस वार अगेंस्ट द क्रिश्चियन भी डिक्लेयर किया, तो क्योंकि वो ब्रिटेन में इसके खिलाफ जो सपोर्ट गेन करना चाहते थे। ठीक है, तो ये उनको अपने आप को सिविलाइज्ड कहा और हमको बार्बर यानी कि बर्बर लोग कहा। लेकिन इंडिया में जो है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसको द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये पूछता है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से एक बुक लिखी गई थी, दैट वाज रिटन बाय VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, उनके द्वारा जो है इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो इंडियन वर्जन में ये कहा जाता है और इंग्लिश वर्जन में ये कहा जाता है। दिस एट दैट टाइम ऑफ दैट रिवोल्ट लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आई हैव आल्सो टोल्ड यू दैट लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1858 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया। ठीक है, उसमें जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था वायसराय ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ माइंड में हो उससे रिलेटेड। तो वहाँ पर हमने इसका जिक्र किया था और ये चीज़ें बताई थी। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लॉर्ड कैनिंग। तो दिस इज माई राइट आंसर। डलहौजी और इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डलहौजी इन्हीं के टाइम पे जो है इन्होंने स्टार्ट की थी लैप्स पॉलिसी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने दी। ठीक है, ये क्या है अभी हम जब से टॉपिक ओपन होगा तब भी इसको करेंगे। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिबरल वायसराय ऑफ इंडिया, मोस्ट लिबरल इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके टाइम पे दो चीज़ें हुई थी। क्या क्या हुई थी देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल वाज
ब्रॉट फॉरवर्ड इन 1884। और इसमें क्या हुआ था कि जो वाइट पीपल होते थे जो यहाँ पर इंडिया में क्राइम करते थे, ठीक है, उनके खिलाफ इंडियन जजेस जो है वो सुनवाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इल्बर्ट बिल ने जो है इंडियन जजेस को भी ये राइट दे दिया कि दे कैन हियर द क्रिमिनल केसेस ऑफ वाइट पीपल। इसकी वजह से जो है इस जो वाइट पीपल थे उन्होंने जो बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया और उसको वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। एंड लॉर्ड रिपन हैड टू टेक दैट बैक, उनको वापस लेना पड़ा और इसी वजह से उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट की गई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन, जो कि पंचायती राज व्यवस्था और यह निगम व्यवस्था जिसको कहते हैं, शहरों में नगर निगम होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है मॉडर्न इंडिया में इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। और ये सबसे पहले मद्रास में स्टार्ट की गई थी, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी वाज ए वेरी बिग प्रेसिडेंसी एट द टाइम ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनके द्वारा की गई थी, लेकिन उसके पहले जो है साउथ इंडिया में चोलों के द्वारा जो है, चोला राजा के द्वारा जो है ये शुरू की थी, ठीक है। हमारा सही आंसर तो हमने पहले ही इसको कर लिया है। अब ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, दो चीज़ें इसकी हो गई। अब है लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली इन्होंने एक नीति लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस की। सब्सिडरी अलायंस, इट वाज पार्ट ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी, न्यू वर्जन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता था कि जो लोकल राजा होते थे उनके जो है फॉरेन जो रिलेशंस को है उनको कंट्रोल किया जाता था कि आप इस अलायंस पॉलिसी को आप जो है मानिए, और उसके साथ साथ जो आपको कई कंडीशन माननी पड़ेगी। पहली कंडीशन होती थी कि आप जो है किसी बाहरी देश के साथ युद्ध हमारी मर्जी के बगैर नहीं करेंगे। दूसरा, किसी बाहरी देश के साथ अपने संबंध नहीं बढ़ाएंगे, बाहरी देश मतलब बाहरी राज्य के। इसके अलावा आप जो है किसी के साथ जो है व्यापार वगैरह से रिलेशन करते हैं तो वो हमारी निगरानी में होगा। इसके अलावा आप अपनी सेना ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, और आपके जो है जो राज्य है उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, राजदूत रहेगा, और वो राजदूत सिंपल सी बात है वो इंटरफेयर करने के लिए होता था और वहाँ की सारी खबर इकट्ठी करने के लिए होता था इनडायरेक्टली। इसके अलावा एक टुकड़ी जो है वहाँ पर रखी जाती थी इन सभी राज्यों के अंदर, जिसका भरपाई, वेतन वगैरह सब कुछ जो है उस राज्य को देना पड़ता था। तो सब्सिडरी अलायंस ने है उनके जो फॉरेन राइट थे, जो सोवरेनिटी थी जिसको कहते हैं, ठीक है, इंटरनल मैटर में भी और आउटर मैटर में भी जो है उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो है फाइनली उनको जो है कंट्रोल करना अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो है इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई। इंडियन रेलवे was started in 1853 and the first rail was from Bombay to थाने, ठीक है, बॉम्बे टू थाने ये फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में। इसके अलावा जो है इसी टाइम पे इंडियन पोस्टल सर्विस भी स्टार्ट की गई थी, और इसी टाइम पे इंडियन बेतार सेवा, क्या कहते हैं इसको, मैं वर्ड कर गया इसको, कम्युनिकेशन केबल्स जो है बेतार सेवा जो है वो स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये लिबरल हो गई सबसे, इल्बर्ट बिल, और इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लॉर्ड वेल्जली, सब्सिडी अलायंस, लॉर्ड कैनिंग, इसके समय पर जो है विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास किया था। रीमैरिज एक्ट पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये 1856 में एक्ट जो है पास किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1857 में रिवोल्ट हुई और 1858 में इन्हीं को वाइसराय बनाया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने जो है 1858 में जब रानी की घोषणा की, द क्वींस डिक्लेरेशन जो है वो पढ़ी, उसको पढ़ा था उन्होंने इलाहाबाद में, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राज ले लिया गया है और सीधा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राज करेगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है प्रशासनिक गतिविधियां उसको ख़त्म कर दिया गया और सीधा क्राउन जो है ब्रिटिश के ताज के अंडर जो है भारत का शासन आ गया था। इसके बाद जितने भी अधिनियम आएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आएंगे, उससे पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि उस समय पर भारत लगभग कैसा कैसा था। तो कुछ एरियाज को मैं बताऊंगा, उसके बाद वो आपको हेल्प करेंगे। ये देखिए, ये अवध का एरिया है, ठीक है। अवध ने सब्सिडरी अलायंस मान लिया था। ये मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में 1857 क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। मराठा, ठीक है, इनके भी कुछ पार्ट ने जो है उस अलायंस को मान लिया था सबसे पहले, लेकिन साइन किया था निजाम ने, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो गया मुगल, जो कि अब दिल्ली तक ही सीमित थे, ठीक है। इनके जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर,
उनको जो है दिल्ली तक सीमित कर दिया गया था, ठीक है। और वो पेंशनर थे, उनको पेंशन दी जाती थी, उससे बाहर एक्टिविटी नहीं करने के लिए उनको कहा गया था। ये मुगल हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी एक आध चीज़ हम इसको सर्च करने की देखते हैं। ये पूना हो गया। पूना वाज द सीट ऑफ पेशवा, जो पेशवा प्रधानमंत्री माना जाता था मराठा राज्य का, वो यहाँ से सीट चलाता था। लेकिन बाद में ये भी वीक हो रहे थे, खासतौर से प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद एक और युद्ध हुआ था 1761, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें मराठों की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो अब जो है हम देखने वाले हैं, ये नागपुर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी जो धीरे धीरे हम देखेंगे। ये सिंधिया का एरिया है, ठीक है। ये ग्वालियर का एरिया है, ये हमें काम आने वाला है सिंधिया का, ठीक है। इसके बाद जो है एक और चीज़ जो हम देखेंगे, उदयपुर जो है वो भी हमें हेल्प करने वाली है। जोधपुर है, इसी के आसपास कहीं पर ये जयपुर हो गया, और इसी के आसपास कुछ चीज़ें और होंगी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम अपने इसके मेन टॉपिक पे हंस के। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट रूलर ऑफ कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो हमने देख लिया कि ही वाज द लास्ट रूलर रिलेटेड टू मुगल डायनेस्टी दैट वाज स्टार्टेड बाय बाबर इन 1526। पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, और उसके बाद रियल जो एस्टेब्लिशर है वो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। तो लास्ट रूलर वाज बहादुर शाह जफर, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है, और लास्ट रूलर थे। 1857 में दिल्ली से जो है ये इनको जो है डिक्लेयर किया गया था भारत का शहंशाह, और जब वो हार गए बाद में इनको जो है भेज दिया गया था रंगून, जो कि उस समय पे बर्मा नाम से के देश जो हम कहते हैं म्यांमार, उसकी राजधानी थी, ठीक है। आज बर्मा की राजधानी कौन सी है? नायपी ताओ। कहीं कहीं पे ये नायपीड़ा नाम से ऐसे करके लिखी मिलती है। तो रंगून को चेंज करके नाम ये कर दिया गया नायपीताओ, ठीक है। बर्मा का नाम चेंज करके ये कर दिया गया है शिव। तो ही वाज डिपोर्टेड टू रंगून, ठीक है। इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई, और बाद में ये काफ़ी इनफेमस हुए। इन्होंने उनको लिखा कि मैं नहीं था इसमें शामिल, मुझे मेरी धरती से दूर मत कीजिए, और बहुत सारी ऐसे अफसोस करते हुए इनकी डेथ जो है रंगून में हो जाती है, ठीक है। बहादुर शाह जफर वाज द लीडर ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम एंड वाज द लास्ट मुगल डायनेस्टी रूलर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं इंडियन स्टेट्स कौन कौन सी जो थी एक्टिव थी उसमें पे, उसको देख लेते हैं। देखिए ये हो गया अवध, अयोध्या का एरिया। द कैपिटल वाज लखनऊ, ठीक है। लखनऊ जो है इसकी राज की सीट थी। अब देखिए बिहार में एक जगह याद रखेंगे, जगदीशपुर, ठीक है। दिस वाज अनदर बैटल ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से भी एक लीडर थे। मैं इनको बताऊंगा, कुछ चीज़ें अभी से पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे जाके सारे फैक्ट एकदम से दिमाग में नहीं घुसेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं, यहाँ पर ये यूपी का एक कुछ पार्ट जो है नीचे मध्य प्रदेश में घुसा होता है। ये दिस पार्ट इज झांसी, ठीक है। दिस सीट वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट बैटल। और इसी के साथ जो है एक और जगह है कानपुर, दैट वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट बैटल, ठीक है। और झांसी के पास ही है ग्वालियर, सिंधिया की सीट है, ठीक है। वो ग्वालियर में जो है वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी हुई, हम आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। ये कुछ मुख्य जगह हैं जहाँ पर ऐसी खासतौर से यूपी और बिहार जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। एंड द एडजेसेंट एरिया टू द यूपी दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक को और भी ओपन करेगा। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूरोपियन कमिंग टू इंडिया? देखिए ये क्वेश्चन जो है इसलिए मैंने बताया क्योंकि हम ब्रिटिश के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाह रहे हैं। तो देयर वर 4 पार्टीज हु वर कमिंग टू इंडिया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक बताया था कि दिस इज अफ्रीका, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला एंड दिस इज इंडिया, ठीक है। तो पहले जो ऐसा नहीं कि इससे पहले यूरोपियंस इंडिया में नहीं आए थे, यूरोपियंस इंडिया में आए थे और वो लैंड रूट से आते रहते थे, ठीक है। लेकिन 300 AD से लेकर 400 AD तक कुछ ऐसा समय आया कि यहाँ पर एक साम्राज्य आ गया जिसका नाम था डायनेस्टी ओटोमन साम्राज्य। दैट वाज वेरी निरंकुश, ठीक है। वो निरंकुश शासन था, यानी कि वहाँ पर जो है उस पर कोई अंकुश नहीं है जनता का, और उनकी पॉलिसी जो थोड़ी हार्ड थी, और इस एरिया के जरिए जो इंडिया से व्यापार होता था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इसलिए दूसरा रास्ता जो है ढूंढने। क्योंकि यहाँ से देखिए जो काली मिर्च वगैरह जाया करती थी, जब वास्को डी गामा आता है इंडिया में तो वो 60 टाइम्स प्रॉफिट गेन करता है। मतलब वो इधर से आता है जब और इधर से वापस जाता है, सारा खर्चा काट के उनको 60 टाइम प्रॉफिट होता है।
तो इंडिया से व्यापार बहुत प्रॉफिटेबल था, बट यहाँ पे ऐसे टैक्सेशन लगा दिए गए थे, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो नया रास्ता ढूंढा जा रहा था। तो वास्को डी गामा केम फर्स्ट टाइम थ्रू दिस रूट, थ्रू सी रूट एंड रीच एट केरला कोस्ट, दैट इज कालीकट, वहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था केप ऑफ गुड होप है, आशा अंतरिप कहते हैं हिंदी में, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और इसको मैंने बताया था केप कैमोरिनी यानी कि कन्याकुमारी। तो केप ऑफ गुड होप के थ्रू जो है सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, तो पुर्तगीज आए थे तो सबसे पहले ये तो कट ही गया। उसके बाद देखिए ये ध्यान रखने की बात है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1602 में, और इसकी की गई थी 1600 एडी में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रिटिश पहले नहीं आए थे, पहले डच आए थे, भले एस्टेब्लिशमेंट बाद में हुआ है, ठीक है। तो ये पुर्तगीज सबसे पहले आए, डच उसके बाद 1607 में जो है इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर जो है पहुंचते हैं कैप्टन हॉकिंस, और वो मुगल एम्परर अकबर के नाम से एक संदेश लेके आते हैं कि वी आर कीन टू हैव एंगेजमेंट विद यू इन ट्रेड, हम ट्रेड में चाहते हैं आपके साथ एंगेजमेंट करना, व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन तब तक उनको पता नहीं था 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई है, और यहाँ पर बैठे हैं जहांगीर सलीम जिसका नाम शेखू है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर हो गया अब ठीक हो गया। ये देखिए अब 1607, और फ्रेंच तो बहुत लेट आए हैं, 1666 ऐसे कुछ करके आए हैं, तो दिस इज द राइट ऑर्डर, ठीक है। और ये आपस में लड़ते फिरते भी हैं, लेकिन ब्रिटिश फाइनली जो है वो जीत जाते हैं, और फ्रेंच बस कुछ एरिया इनको दे दिया जाता है पुर्तगीज को कि आप राजनीतिक रूप से यहाँ विस्तार नहीं करेंगे, आप ट्रेड कर सकते हैं। अब नया क्वेश्चन बनता है कि सबसे बाद में कौन गया, तो पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड द पुर्तगीज वर आल्सो द लास्ट टू गो, ठीक है। गोवा को 1961 में जो है सैनिक कार्रवाई से जो है फिर से भारत के अंदर मिलाया गया था, ठीक है। तो पुर्तगीज वर फर्स्ट, देन डच, देन ब्रिटिश एंड देन फ्रेंच, दिस इज द राइट सीक्वेंस, ठीक है। ये तो कट ही गया था, ये भी कट गया, ब्रिटिश बाद में आए हैं, ठीक है। फ्रेंच तो सबसे लास्ट में आए, तो ये तो वैसे ही कट रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं आप। अगर वास्को डी गामा को भी जानते हैं तो एक ऑप्शन तो आप वहीं से काट देंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर रीजन फॉर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1857, ठीक है। पॉलिटिकल काजेज, देयर वर सेवरल पॉलिटिकल काजेज। देखिए ब्रिटिश जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपना रहे थे, ठीक है। वो बहादुर शाह जफर को उन्होंने जो है, जो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते थे, मुगल डायनेस्टी से आते थे, जिन्होंने लगभग 200-250 साल तक जो है बहुत अच्छे तरीके से इंडिया का शासन किया, उसको जो है उन्होंने डिसरिस्पेक्ट दिखाई थी, उनको बस दिल्ली तक सीमित कर दिया था और पेंशनर बना दिया था, ठीक है। अब वो एक तो इसको डिसरिस्पेक्ट दिखाई। एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। एब्सेंटी सोवरेनिटी मतलब ब्रिटिश जो है जो सब्सिडरी अलायंस किया, ठीक है, अब उन्होंने उनकी सेना कम कर दी है, ठीक है, और सारा कंट्रोल लगभग उन्हीं के हाथ में है। लेकिन सारा दोष किसके ऊपर जा रहा है, जो भी वहाँ पे माहौल खराब हो रहा है वो लोकल राजा के पास जा रहा है। तो एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश हो गई। सब्सिडरी अलायंस हमने बता ही दिया कि जो उनके पॉलिटिकल राइट्स थे, जो ट्रेड के अलायंस बनाने थे या राजनीतिक अलायंस बनाने थे, सब खत्म कर दिए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है उन्होंने कुछ और चीज़ें की थी, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लेके आए उसमें एक कंडीशन रखी गई कि अगर आपका बायोलॉजिकल बच्चा है यानी कि आपसे उत्पन्न बच्चा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर हेयर, अदरवाइज ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नेक्स्ट ईयर, तो आपका उत्तराधिकारी उन्हीं को माना जाएगा। तो मोस्टली राजाओं में, बहुत सारे राजाओं में ये था कि बच्चा अगर नहीं है तो वो अडॉप्ट कर लेते थे अपने सगे संबंधियों से या किसी से। तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर हेयर एंड योर स्टेट विल बी मर्ज्ड विद ब्रिटिश। तो ये देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लेके आए थे इमीडिएट काज में, हालांकि इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। ये यहीं पर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसकी वजह से जो है बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया, जैसे सतारा महाराष्ट्र में है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ठीक है, ये इनडायरेक्ट वे में वो अपने एक्सपेंशन कर रहे थे। इसके अलावा झांसी को भी मिलाया गया था और उदयपुर को भी मिलाया गया था, ठीक है। इन सभी को जो है मिलाया गया था ब्रिटिश राज के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो उनके खिलाफ जो खड़े हो रहे थे अपना राज वापस लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें थी, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, बंगाल के खजाने से अपना कच्चा माल खरीदते थे और बदले में कोई पेमेंट नहीं करते थे, तो वेल्थ भारत की बाहर जा रही थी। जितनी भी चीज़ें मिलती, कीमती मिलती, वो सभी चीज़ों को वो वहाँ पहुँचा रहे थे। इवन जो यहाँ पे उनके लोकल सिविल सर्वेंट थे, वो सभी को जो है जितनी पेंशन मिलती थी, वो उनकी तनख्वाह और वो सभी ब्रिटेन में भेजी जाती थी,
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश से इंडिया में जाता था सामान उसको तो टैक्स फ्री कर दिया, और इंडिया का सामान जो ब्रिटिश में जाता था उस पर 400% तक टैक्स लगा दिया। तो इंडियन सामान वहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 100 रुपये का गया तो 400 टैक्स लग गया तो 500 रुपये का हो गया। और इधर से मशीनों से बना हुआ सामान जो 50 रुपये का था उस पर कोई टैक्स नहीं, तो 50 रुपये का ये सामान इधर पहुँच गया, तो हमारा सामान वहाँ बिकना बंद हो गया। इसकी वजह से डिके ऑफ इंडस्ट्री हो गई और लोग जो है बेरोजगार हो गए। इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि जो ये इन्होंने इतने सारे राज्य अपने मिलाए तो उनके डिपेंडेंट जो थे जिनको पैटर्नाइज करते थे, ठीक है, उन वो सारे पैटर्नाइज जो करते थे जैसे पेंटर है या कोई और है या कोई कवि है, वो सभी बेरोजगार हो गए, ठीक है। और देखिए उन्होंने एक और चीज़ की थी कि वो परमानेंट सेटलमेंट वगैरह की जो चीज़ें लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट और रायतवाड़ी से ये चीज़ें, इनकी वजह से जो किसान पहले से ही गरीब थे और ये लोग जो यहाँ से पुअर लोग जो यहाँ से बेरोजगार होकर फिर से वापस खेती में चले गए तो खेती पे बोझ बढ़ गया, इसकी वजह से गरीबी और फैली, उसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फेमाइन फिर से होने लगी और किसानों का इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ब्रिटिश देखिए टारगेटेड रिलीजियस कस्टम थे, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें उनकी अच्छी भी थी, जैसे सती को बैन किया गया, ठीक है, सती को बैन किया गया, विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए गए, ठीक है। इसके अलावा जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो महिला बच्चे थे मतलब गर्ल चाइल्ड थी, उनको जन्म के टाइम पे जो है बहुत सारे राजघरानों में जो है हत्या कर दी जाती थी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। तो इसको जो है वो रिलीजियस इंटरफेयर माना गया और लोग कह रहे थे कि ये तो हमें ईसाई बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन लेके आए थे जो कि मैकाले का एक मैंने बताया था आपको, ठीक है, और वो मैकाले की नीति थी इंग्लिश एजुकेशन की, तो 1835 में जब वो लेके आए तो उनको लगा कि ये तो हमें ब्रिटिश लोग हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा आर्मी जो थी, आर्मी के अंदर जो रिलीजियस पर्सन थे जो उनको सरमन देते थे, उपदेश देते थे, वो सारे क्रिश्चियन ही थे और क्रिश्चियन मिशनरी जो जगह जगह घूम रही थी तो लोग उनको डाउटफुल तरीके से देख रहे थे। मिलिट्री काजेज भी थे, देखिए इंडियन सोल्जर्स का जो है इल ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको जो है रेशियल आधार पर जो है बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट किया जाता था, इसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था। अब देखिए सैलरीज इन कंपेरिजन टू द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनके कंपेरिजन में उनको जो है सैलरी बहुत कम दी जाती थी, उनका प्रमोशन के चांसेस कम थे। इसके अलावा देखिए 1840s के डिकेड में फिर भी ब्रिटिश और वो इंडियन सोल्जर जो है आपस में घुल मिल सकते थे, मल्लयुद्ध करते थे, उनके जो कप्तान होते थे वो उनको अच्छे ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अब आते आते 1857 तक वो ट्रीटमेंट बहुत ख़राब हो गया और उनको नीची दृष्टि से जो है उनको डिग्रेडेड रेस के रूप में देखने लगे, तो ये एक डिसकंटेंट उनकी तरफ था। इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी बढ़ा दिए गए। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, कुछ सर्विसेज करनी पड़ेगी, खासतौर से इसमें कहा गया कि आपको विदेश जाना जरूरी होगा, विदेश की जो एक्टिविटीज़ हैं, युद्ध होते हैं, उनमें जाना होगा, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो है उनको लगा कि कुछ हमारे यहाँ पे मान्यता थी कि विदेश जाने से धर्म जो है ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जैसे उनका सामान एक जगह से सेना दूसरी जगह जा रही है तो जो घोड़ों पे सामान वगैरह जाता है उसका चार्ज बढ़ा दिया गया जो कि सैनिक की जेब से ही जाता था, तो इस तरह के ट्रीटमेंट हो रहे थे। तो फाइनली ये सारी डिसकंटेंट जो है ऐसा नहीं था, 100 साल से ही चल रहा था, ठीक है। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, उसी टाइम पे जो है ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल पावर बढ़ गई थी और उन्होंने बंगाल के खजाने को लूटना शुरू कर दिया था। अब फाइनली जो 1857 आ चुका है, तो 100 साल का जो इतना गुस्सा इकट्ठा हो रखा है और ये सारी चीज़ें फाइनली उस एक बारूद इकट्ठा हो गया, एंड दैट नीड ए स्पार्क, जिसको एक चिंगारी की जरूरत थी, और चिंगारी दी किसने, नई इनफील्ड राइफल लेके आई गई, जिनकी कार्ट्रिज को माना गया कि इनको बंदूक में डालने से पहले आपको मुंह से काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा इनके कवर को। तो ये अफवाह फैल गई कि इसमें सूअर और गाय की जो है चर्बी है, ठीक है, और इन दोनों को ही जो है देखिए ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। पिग को हराम माना जाता है इस्लाम के अंदर, ठीक है, और इसकी चर्बी को छूना और भी ज़्यादा खराब चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा होली माना जाता है हिंदू धर्म में काऊ को, ठीक है, इसको होली माना जाता है। तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है उनको उन्होंने हर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये अफवाह जब फैली तो इसकी वजह से जो है वो सिपाहियों ने जो है रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो स्टार्ट किसने किया, सिपाहियों ने। ये सारे हमारे रीजन्स थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा से रिलेटेड देखिए क्या है, ही वाज ए पुर्तगीज हु रीच इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप। ये तो हमने कर लिया, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमने सही नहीं है, विच इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं वो देखना है, तो ये तो सही है। ही रीच इंडिया इन 1498 एट द कोस्ट ऑफ कालीकट एंड जो मरीन वेलकम, ठीक है, कालीकट केरला के कोस्ट पे वो पहुंचा था 1498 में,
वेरी गुड, ये भी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था, समुद्री मार्ग से भी आया था। ठीक है, जोमोरिन वहाँ का राजा था, उसने उसको वेलकम किया, ये भी ठीक ही है। ही रीच्ड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ये गलत है। अकबर का टाइमिंग अगर हम देखें तो 1556 में वो सिंहासन में बैठे और उनकी 1605 में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये टाइमिंग में ये नहीं आता। 1498 में ये टाइम है लोधी वंश का, लोधी डायनेस्टी उसमें रूल कर रही थी, और सिकंदर लोधी वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के हैं, दिल्ली सल्तनत के। अफगान शासन था, बाकी सब तुर्क थे, ये अकेला अफगान था। तो सिकंदर लोधी जो है, इनकी उनका रूल में के दौरान वो इंडिया पहुंचा था, तो ये वाला गलत हो गया। ही वाज ए मर्चेंट, ये ठीक है, तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। विच यूरोपियन इंपीरियल पावर लेफ्ट इन इट्स इंडियन पोसेशन इन द लास्ट, तो देखिए कौन सी यूरोपियन पावर है जो सबसे लास्ट में इंडिया में अपना पोसेशन छोड़ती है। तो ये देखिए पुर्तगीज, हमने बताया था कि गोवा को जो है कैप्चर किया गया था, और किससे लिया गया था, पुर्तगीज से। सबसे लास्ट में यही गए थे। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन विच ईयर डिड ब्रिटिश गोट कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन से ईयर में जो है ब्रिटिश को कंट्रोल मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ठीक है, ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था 1858 में। हम देखते हैं 1858 में एक क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, रानी की घोषणा, जो कि की थी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, उसमें वो कहाँ पर थे, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद के फोर्ट में थे। ठीक है, इलाहाबाद फोर्ट बनवाया तो था किसने, अकबर ने, लेकिन इलाहाबाद फोर्ट अब जो रेजिडेंट बना हुआ था। यूपी में ही क्यों थे, क्योंकि वहाँ पर जो है रिवोल्ट बहुत ज़्यादा, गांव से गांव, हर गांव को जीतना पड़ रहा था, इसलिए वहाँ पर उन्होंने स्टे किया हुआ था। और अब लोकल लीडर्स को उनको अपने कंट्रोल में लेना था, उनके अपने फेवर में लेना था। तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर रहे हैं, और जैसा जो है वो वैसा ही रहेगा, किसी का भी राज्य हम मिला नहीं रहे हैं, बस ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट माना जाएगा, आप जो है स्वतंत्र हैं। तो इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इस प्रोक्लेमेशन में ये चीज़ की गई। और इसके अलावा हमने बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पद खत्म करके वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके अलावा एक और चीज़ की गई थी कि उस समय पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में दो चीज़ें थी, गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, ये इकोनॉमिक चीज़ों को देखती थी और ये देखती थी पॉलिटिकल चीज़ों को, तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। और इसके अलावा जो है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद लिया गया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एमपी होता था, जो कि ब्रिटेन में रहते हुए सारी चीज़ों को जो है चेक किया करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पद लेके आए थे इसके अंदर। तो ये हो गया। ये 1866 क्यों डाला गया है, इसको देखें थोड़ा सा। 1866 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1866 के अंदर जो है पोर्टफोलियो शुरू किए गए थे। पूछता है कि किस में जो है पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की गई। पोर्टफोलियो मतलब जैसे आज के समय पर डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, अलग व्यक्ति को दी जाती है, वित्त मंत्रालय अलग लोगों को दिया जाता है, इस तरीके से फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है मिनिस्ट्रीज बनाने की कोशिश की थी 1866 के एक्ट के अंदर। 1833 में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमने देखा था लॉर्ड विलियम बेंटिक was the last governor general of Bengal and he was the first governor general of India। ठीक है, बेंटिक से रिलेटेड हमने देखा था 1828 में, 1829 में उन्होंने सती को बैन कर दिया था। ठीक है, और 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति आई थी, जो कि क्लर्क बनाने की नीति थी, और वो आज तक कहते हैं वही लागू है। ठीक है, वो भी इन्हीं के समय पे आई थी। 1857 में रिवोल्ट हो गई है। बाकी चीज़ें भी कवर कर ली हैं यहाँ पर, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मैंने लगभग बता दिया है। एक्ट अबोलिश्ड द कंपनी रूल, कौन से एक्ट किससे कंपनी का रूल खत्म हो गया और डायरेक्ट ताज का रूल हो गया। चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वायसराय, वायसराय के रूप में बदल दिया गया। अबोलिश्ड ड्यूल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हटा दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों चीज़ें हटा दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डेजिग्नेशन जो है पॉलिटिकल हेड बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया पद सर्जित कर दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए अब इन्होंने इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अंदर जो है रूल आ गया था। उसके चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हमने पहले सारी चीज़ें कर ली हैं,
एक रिवीजन और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की विद्रोह की शुरुआत किसने की? क्या जमींदारों ने की, या सोल्जर्स ने, या फार्मर्स ने, या बागान वर्कर ने? हम सभी जानते हैं कि डेट वाज स्टार्टेड बाय सोल्जर्स, इसलिए इसको सेपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सोल्जर्स ने स्टार्ट की थी। और हम बता देते हैं कि सोल्जर्स ने इसका पहला जो इंसिडेंट देखने में आया तो चर्बी वाले कारतूस जो थे वो इनफील्ड राइफल्स जो इंक्लूड की गई थी, और ये इंसास राइफल्स की जगह पे आई थी। ठीक है, ये हाई टेक्नोलॉजी वाली थी, नई टेक्नोलॉजी थी इनके अंदर, हल्की भी थी, इसलिए इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है लेके आए थे। लेकिन इनको यूज करने से मना कर दिया क्योंकि काऊ और पिग की चर्बी जो है इसकी अफवाह फैल गई कि इनकी कार्ट्रिज जो है, जो गोलियां हैं उनके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है जिसको काटना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सोल्जर्स ने स्टार्ट कर दिया, तो पहला इंसिडेंट जो देखने में आता है वो आता है बंगाल में, क्योंकि उस समय पे वेस्ट बंगाल डिवीजन नहीं था, बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी थी। ठीक है, बैरकपुर छावनी जो कि 34th इन्फेंट्री थी, स्थल सेना की 34th इन्फेंट्री टुकड़ी थी। इन्फेंट्री कहते हैं थल सेना को। ठीक है, इसकी बैरकपुर छावनी में जो है एक व्यक्ति थे जो कि ब्राह्मण थे, उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे हैं तो वो ब्राह्मण है, तो वो वैसे भी रिलीजियस व्यक्ति ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। तो ये ज़्यादा रिलीजियस थे और वो अपने सेंटिमेंट्स को जो हर्ट मानते हैं और उसको यूज़ करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो इनको जो है 8 अप्रैल में जो है इसकी वजह से फांसी दे दी जाती है। शुरुआत में तो अपने अधिकारी को मार देते हैं, लेकिन बाद में मद्रास रेजिमेंट वगैरह बुलाई जाती हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। और 18 अप्रैल ऑफ 1857 तो सबसे बिगुल इन्होंने फूका, सबसे पहली गोली इन्होंने चलाई। ये कई क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला कौन था शहीद? यही था, मंगल पांडे था। उसके बाद बिगुल किसने फूका? वो भी इन्होंने था। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में, बंगाल में है वो। ठीक है, तो सोल्जर्स की म्यूटिनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। ठीक है, मंगल पांडे शॉट द फर्स्ट बुलेट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, कहाँ पर, कौन सी जगह पर? मेरठ में, बैरकपुर में, कानपुर में, या झांसी में? तो सारे ही स्थान जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सही आंसर होगा बैरकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 34th इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें वो एक सिपाही के पद पे थे। ठीक है, वो मना कर देते हैं, उसके बाद जो है अपने अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, और वो सारा जो बंदूकों का भंडार है वो इसकी वजह से बाहर से जो है मेरठ मद्रास रेजिमेंट वगैरह बुलाई जाती है, और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का राज जो था वो भय का राज था, दिन दहाड़े तोप के सामने बांध कर या बिल्कुल फांसी सरेआम देकर लोगों के अंदर भय उत्पन्न किया जाता था। अब देखिए कुछ और भी प्लेसेज हैं। ये मेरठ क्या है? ठीक है, मेरठ में जो है 10 मई को डिसाइड हुआ कि मेरठ में 11 मई से जो है रिवोल्ट शुरू होनी थी। सारे राजा आपस में बातचीत कर रहे थे, झांसी की रानी ये सब बात कर रहे थे। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द डे विल बी 11th मई। ठीक है, लेकिन मेरठ में 10 मई को ही वो रिवोल्ट हो गई, लोग यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, वही चर्बी वाले कारतूस के ऊपर। और देखिए यहाँ पे लिखा जाता है कि एक मैग्नेट की तरफ जैसे लोहा जाता है, उसी तरीके से जब उन्होंने सब कुछ लूट लिया और अब क्या करें, उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो दिल्ली की तरफ खुद ही चल पड़े। उनके कदम मैग्नेट की तरह दिल्ली की तरफ चल पड़े, क्योंकि 250 साल तक जो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य था, और मुगल साम्राज्य इतना टाइम तक जो है रिलायबल रहा, लोग उससे जुड़े हुए थे कि उनके दिमाग में आएगा अब क्या करें कि अब चले मुगल साम्राज्य के सम्राट के पास, और वो पहुंच गए कहाँ पर? दिल्ली। बैरकपुर हो गया। कानपुर, कानपुर भी एक ऐसा एरिया है। कानपुर पे जो है देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय के एक दत्तक पुत्र थे, मतलब अडोप्टेड। बाजीराव सेकंड के एक अडोप्टेड चाइल्ड थे जिनका नाम है नाना साहेब। ठीक है, उनको जो है कानपुर सीट पे भेज दिया गया था। ठीक है, पूना से हटा के, और उनका विस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अब तक उनको पेंशन मिल रही थी, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आके यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दी गई कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहती है कि यू आर अडोप्टेड चाइल्ड, सो पेंशन विल बी नॉट बी गिवन टू यू। ठीक है, नाना साहिब जो है कानपुर में थे। ठीक है, इसीलिए अब उनकी पेंशन बंद कर दी गई। एक तो इनको डिसरिस्पेक्ट किया गया था, उसके बाद इनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो ये दिस इज गोइंग टू बी सीट ऑफ 1857। झांसी वाज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ यूपी। जो ये मध्य प्रदेश का ये ऐसा सा थोड़ा सा हिस्सा होता है, इसमें ये देखिए यहाँ पर झांसी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये झांसी एक ऐसा राज्य था जहाँ पर गंगाधर राव जो है नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी थी मनुबाई, जिसको मणिकर्णिका भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उनको टाइटल दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई उनके पति द्वारा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई शी वाज ए विडो,
उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनके एक पुत्र की मृत्यु भी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब अडॉप्टेड चाइल्ड है तो अगेन फिर से वही चीज़ होती है कि आप यू आर नॉट गोइंग टू बी द हेयर, आप अडॉप्टेड चाइल्ड हो तो उनके बच्चे को वो माना कर देते हैं और झांसी को खाली करवा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो दिस इज गोइंग टू बी सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये आ गया, हमने सारी शीट्स आपको बताने की कोशिश की है, बस एक शीट रह गई थी। ठीक है, दिल्ली देखिए बहादुर शाह द्वितीय है यहाँ पर। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें जफर नाम से जो है वो कविताएं लिखते थे। ठीक है, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, बट ही वॉज रिलेक्टेंट। ठीक है, वो इतना इच्छुक नहीं था क्योंकि वो बूढ़ा था। ठीक है, पेंशन उनको मिल रही थी। ठीक है, वो इतने बूढ़े थे, वो रिलेक्टेंट थे। उनके एक जनरल थे जिनका नाम है बख्त खान, तो पूरी पब्लिक और जनरल बख्त खान उनको प्रेशर करते हैं और वो हाँ कर देते हैं, उनको जो है हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। ही वॉज द लीडर एंड द एक्चुअल लीडर वाज इज जनरल बख्त खान। सो लखनऊ की बात करें, देखिए लखनऊ में एक बड़ी घटना होती है कि अवध जो था वो सब्सिडरी अलायंस का पार्ट था। ठीक है, अंग्रेजों की सेना में सबसे ज़्यादा जो है सिपाही की भर्ती यहाँ से की जाती थी। और देखिए सब्सिडरी अलायंस जो 1803 से लगभग, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं मिस करूँगा इसको, आप इसको फैक्ट ना ले, कि काफ़ी टाइम से जो है वो उसका सब्सिडरी था, मतलब उसकी सहायक संधि से में इन्वॉल्व था। लेकिन अब जब उसने अंग्रेजों ने सारे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी वगैरह सब कुछ हथियार लिए, अब उनके पास बस बचा था अवध। तो उन्होंने कहा कि अवध, देखिए सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि सब्सिडरी अलायंस में आपके पास ना तो ज़्यादा सेना है, ठीक है, तो आप लाइन ऑर्डर नहीं देख सकते, इसके अलावा आप दूसरे राज्यों के साथ संबंध भी नहीं बना सकते थे, तो इसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत शासन गड़बड़ होने वाला था। सेना नहीं है तो लाइन ऑर्डर में तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने कहना शुरू किया कि लखनऊ यानी कि अवध में मिस गवर्नेंस है, पब्लिक इससे खुश नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जब इनको हटाया गया पद से, यहाँ के राजा को, ठीक है, तो वो राजा जब हटे तो वहाँ की पब्लिक रो रही थी जब वो वहाँ से जा रहे थे, सीट से जा रहे थे, तो उनकी डेथ हो जाती। लेकिन देयर वाज हिज वाइफ बेगम हजरत महल एंड हिज सन ब्रिजेश कादिर। ठीक है, ये दोनों जो थे ये इसको लीड करते हैं रिवोल्ट को, इस एरिया से, लखनऊ से बेगम हजरत महल एंड ब्रिजेश कादिर जो है, और मौलवी अहमदुल्ला, ये तीन चीज हैं जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद कानपुर देखें, कानपुर में हमने नाना साहब की बात की, पेशवा बाजीराव के जो है अडोप्टेड सन है। ठीक है, कानपुर में, ठीक है, इनको विस्थापित किया गया था, इनकी मेंशन बंद कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा इनके एक सहयोगी थे तात्या टोपे। ठीक है, अजीमुल्ला खान नाम से भी एक व्यक्ति थे। तो सबसे ज़्यादा तो नाना साहब तात्या टोपे है, और उसके बाद अजीमुल्ला से क्वेश्चन, ये बहुत रेयर पूछा जाता है, इन दोनों से पूछे जाते हैं। यूपीएससी लेवल पे ये पूछा जाता है, ये भी यूपीएससी लेवल पे पूछा जाता है, तो मेन तो यही हो गए। अब झांसी से देखिए तो रानी लक्ष्मीबाई है, बिल्कुल ठीक है। और बिहार से एक इम्पोर्टेंट जो लीडर है वो है कुंवर सिंह। अमर सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जगदीशपुर से जो है एक जमींदार थे, लेकिन वो इसको जो है फाइट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे वो इस फाइट के। अब देखिए इनका क्या एंड होता है, हम इसको टॉपिक को आज कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके जो मुख्य लीडर्स हैं उसको हम देख चुके हैं, बस इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे और व्हाट वर द रीजन फॉर फेलर, इसको हम बाद में करेंगे। विच पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कौन सा पेयर जो है गलत है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी से है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, तो हमको नोट करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, नाना साहिब कानपुर से है, बिल्कुल, नाना साहिब विस्थापित थे, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। उसके बाद देखिए बहादुर शाह जफर वाज रिलेटेड टू दिल्ली, एंड नाउ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है। कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू जगदीशपुर ऑफ बिहार। ठीक है, लखनऊ से जो है ब्रिजेश कादिर और बेगम हजरत महल रिलेटेड थी, तो आपको लगभग याद हो गए हैं। झांसी से कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बाद कानपुर से नाना साहब है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान है, नाना साहब के साथ तात्या टोपे भी थे, कंवर सिंह के साथ अमर सिंह भी थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है हो गई। और लखनऊ से हमने देख लिया 2 लीडर थे, इसके अलावा जो है अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ से थे, तो ये इसके मेन लीडर हो गए। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन थे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वाज लीडिंग एट बिहार एट जगदीशपुर, ही वाज कुंवर सिंह। ठीक है, मैं रैंडम करवाऊंगा। अब देखिए फतेहपुर, ये अजीमुल्ला थे, और फतेहपुर जो है ये हालांकि इतना डीप क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, दिल्ली से देखें, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे और जनरल बख्त खान थे। अब देखिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई, मणिकर्णिका थी। ठीक है, और कानपुर से कौन थे, नाना साहब एंड तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके सन जो थे ब्रिजेश कादिर। अब देखिए इनका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है, हालांकि सभी में जो वो हार तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मारे गए और कुछ लोग जो है वो बच गए। अब देखिए दिल्ली से जो ये बहादुर शाह जफर है, इनको रंगून शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और इनको वहीं पे जो है वहीं पे उनकी डेथ होती है।
रंगून एज ए पनिशमेंट उनकी पेंशन वगैरह बंद कर दी जाती है। उसके बाद देखिए लियाकत अली थे इलाहाबाद से लियाकत अली थे, ठीक है। ये बड़े जो है उससे फाइट करते हैं, तो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये हार जाते हैं लास्ट में। झांसी से देखिए रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बड़ी फाइट करती है, बहुत अच्छे से फाइट करती है। पहले तो वो झांसी को जीत लेती है, फिर झांसी को हार जाती है। फिर उसके बाद वो ग्वालियर, जो कि सिंधिया की डायनेस्टी थी और ग्वालियर वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, तो ग्वालियर के किले पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं तात्या टोपे की मदद से। लेकिन बाद में इसको भी उनको फाइट में जो है हारना पड़ता है। उनका एक नया घोड़ा वो लेती है, वो जो अड़ियल होता है और उसको जो है एक रास्ते में एक नाला आता है, उसको पार करते टाइम वो अड़ियल घोड़ा जो है रुक जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से वो अदरवाइज वो पार करके आगे भी जा सकती थी, और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जनरल हुज रोस, इनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी, और हुज रोस ने कहा था कि पूरी भारत की सेना में अकेली वही मर्द थी, ठीक है। और भी देख लेते हैं, कानपुर में हो गया नाना साहब, ठीक है, मोस्टली सारी चीज़ें हो गई। बरेली में देख लेते हैं, बरेली में खान बहादुर खां थे, ठीक है, खान बहादुर खां थे। उसके अलावा फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। ये भी हैं, ये यूपीएससी लेवल पे पूछे जाते हैं, आपसे नॉर्मली यही पूछता है। लेकिन फिर भी आप इसको जब ये याद हो जाए तो ये भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आप जनरल बहुत सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा डीप पूछ ले तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। एक बार हम स्थान को देख लेते हैं, कौन कौन से स्थान थे। मेरठ से स्टार्ट हुई 10 मई को, और 11 मई को वो दिल्ली आ गए, ठीक है, दिल्ली में आ गए, ठीक है, ये आ गए। यहाँ पर जो है बहादुर शाह जफर से मिले। देखिए बरेली से हमने अभी देखा था कि बरेली से जो लीड कर रहे थे, ये यहाँ पे देखिए खान बहादुर खां हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है बरेली पे में भी इनका हॉट स्पॉट रहा, जहाँ पे ये लखनऊ में हमने देखा, लखनऊ में जो अवध के नवाब थे उनकी पत्नी लीड कर रही थी, उनके पुत्र लीड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में वो दोनों जो है नेपाल शिफ्ट हो जाते हैं। नाना साहिब जो थे कानपुर में थे, वो भी विस्थापित हो जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। जब वो हारने की कगार पे पहुंचते हैं, पता नहीं चलता कि उसके बाद कोई घटना उनकी समझ में नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पटना जो आइए देखिए आरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है जगदीशपुर नामक स्थान पर जो है हमने देखा था कौन है, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ठीक है। अब देखिए झांसी, रानी लक्ष्मीबाई है, इनके 7 दिन की लड़ाई हुई थी। सतारा को तो शामिल किया गया था डॉक्टर ऑफ लेफ्ट से, मैंने बताया था। उसके बाद ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लेती है, ठीक है, लेकिन बाद में वो भी उनके हाथ से चला जाता है। मेरठ में स्टार्टिंग हुई थी, बरेली में खान बहादुर खां है। तो बिल्कुल सारा कुछ हमने रिवाइज करवा दिया। बैरकपुर से स्टार्टिंग हुई थी, जब वो मंगल पांडे से रिलेटेड है। तो आप सबको मुझे लगता है सारी जो इसकी हिस्टोरिकल जो प्लेसेज हैं वो आपको याद ही हो गई होंगी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विच पेयर इज नॉट करेक्टेड रिगार्डिंग 1857 रिवोल्ट। देखिए झांसी ह्यूज रोज से थे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है उसके मन में भी रोष था, और झांसी की रानी जितनी बहादुर थी तो अंग्रेजों के मन में भी रोष था, ठीक है, ठीक है। और झांसी की रानी जो है वो रोज की थी अपने हस्बैंड के बाद सिंहासन पे एक राजा के रूप में। तो इस तरीके से इसको कनेक्टेड करके आप याद रख सकते हैं कि झांसी की रानी जो है उनके मन में ह्यूज रोष था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। और अंग्रेजों के मन में भी उनके खिलाफ ह्यूज रोष था। अकेली मर्द बताई गई पूरी सेना में, ह्यूज रोष के द्वारा इतनी बहादुरी से वो लड़ी है। उनकी जब तलवार से आधा उसका मस्तक कट जाता है, एक आंख नीचे भी लटक जाती है, तभी लड़ती रहती है। कानपुर से देखिए, एक बार मैं आपको इसको याद करवा देता हूँ क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको सभी कवर नहीं होगा, यहाँ से आपको दिखा देते हैं। देखिए दिल्ली कौन कौन से जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने रिवोल्ट को जो है सप्रेस किया था वो हम बताने वाले हैं। तो दिल्ली में देखिए बहादुर शाह द्वितीय या जफर कहते हैं, तो इनको देखिए जॉन निकोलसन ने जो है बाहर निकाला था। उसके बाद देखिए ये लखनऊ में, देखिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कानपुर, ठीक है, दिल्ली, पहले दिल्ली देख लेते हैं, ठीक है, दिल्ली से ही रिलेटेड होगा। देखिए ये बहादुर शाह जफर जो थे वो किसके सन थे, मुगल के सन थे, ठीक है, लास्ट जो रूलर थे। तो ये जोन आता है निकलसन, इसको कहता है कि मुगलों के सन बाहर निकलो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है, आपस में उलझेंगे और आप इसको भूल ही जाएंगे। मैंने झांसी का तो बता ही दिया है। झांसी ग्वालियर का जो है जनरल ह्यूज रोज थे, पहले झांसी पे कब्जा किया, फिर ग्वालियर से भी उनको भगाया, ठीक है। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जो है इनके साथ वो लड़ रहे थे। ये तो बिल्कुल आपको मुझे लगता है पूरा याद ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बहादुर शाह जफर जो है मुगलों के सन थे, तो जॉन निकलसन उनको निकालने आते हैं, निकोलसन ऐसे कहते हैं उसको, ऐसे हिंट बना के इसको याद रखते हैं। अब देखिए लखनऊ कितना ईजी है याद रखना, लय से लखनऊ है और यहाँ से लॉरेंस है, ठीक है। उसके अलावा एक और हिंट देता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि मिस गवर्नेंस की वजह से जो है इसको शामिल किया गया था,
जितना फेथफुल स्टेट था अवध का, अंग्रेजों का, जो 50 साल से उसकी हेल्प कर रहा था, उसको भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मिस गवर्नेंस के उस पे बिहाफ पे जो है शामिल किया। तो लैसे लखनऊ है, लैसे लॉ एंड ऑर्डर है, और लैसे लॉरेंस है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर थे। तो कितना आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कानपुर में देखिए, अब देखिए कानपुर में हम एक चीज़ देते हैं कि यहाँ पर सीट थी नाना साहब की, जिसको विस्थापित किया गया था और इनकी पेंशन बंद कर दी गई, ठीक है। पहले देखिए बहादुर शाह जफर की पेंशन बंद नहीं हुई, बाद में बंद हुई है, लेकिन इनकी पहले ही, मतलब इनकी सारी जो सुविधाएं थी ना, उनको कोलिन से साफ कर दिया गया, ठीक है। कोलिन से साफ कर दिया गया। सर कोलिन कैंपबेल थे वहां पर थे, और कानपुर के पास ही बरेली है, वहां पर कोलिन कैंपबेल है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ना इससे पूछता है, लेकिन आप बिहार का याद रखना चाहे, कुंवर सिंह इंपॉर्टेंट है। तो विलियम टेलर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कैंपबेल से रिलेटेड दो जगह है, बरेली और ये देखिए कोलिन कैंपबेल। मैंने कहा कि नाना साहिब का सब कुछ जो है सुविधाएं कोलिन से बिल्कुल खत्म कर दी गई, सब समाप्त कर दी गई, ऐसे याद रख सकते हैं। लखनऊ से लाइन ऑर्डर हम याद रख सकते हैं। दिल्ली से निकाला गया सन को, ठीक है। और झांसी जिसके खिलाफ ह्यूज रोष था, ये आप याद रख सकते हैं। बिहार देखिए कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह के जमींदार थे, जमींदारी उनकी जो है खत्म हुई थी, तो उसको जो है विलियम टेलर जो है वहां पर आके लड़ते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो हमारा वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए और ब्रिटिश पॉलिसीज क्या आई उसके बाद, और उन्होंने कैसे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की नई पॉलिसी शुरू की, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि इस खासतौर से 1857 में अंग्रेजों ने एक चीज़ सीखी कि हिंदू एंड मुस्लिम फाइट टुगेदर इन हैंड विद हैंड इन हैंड, ठीक है। तो ये एकता उन्होंने जब देखी तो इस पे उन्होंने काम करना शुरू किया, और फाइनली 1947 में वो पहुंचते हैं, इंडिया को डिवाइड कर देते हैं। इसी जो हेट्रेड आपस में उन्होंने इकट्ठी की इन दोनों के बीच में, ठीक है। वो क्या किया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होपफुली आपको ये कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया मुझे लगता है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को साबित कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, और जब आप एग्जाम दे के आते हैं तो आपको लगता है कि पढ़ लेते तो शायद मैं कर लेता, ठीक है। वो गिल्ट नहीं इकट्ठा करना है, ठीक है। आप मन में जो गिल्ट आ जाता है फिर उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बात मन में आए कि पढ़ लेता तो हो ही जाता, और आपके साइड से जब लगेंगे तो बड़ा गिल्ट होगा। मान लीजिए आप 2-3 दोस्त हैं और आप रह जाते हैं तो आपको बहुत फील होता है। इसलिए आपको पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, अभी पढ़िए, बाद में आपको जो है किसी इस तरह का गिल्ट नहीं आना चाहिए आपके मन में। तो इस एनर्जी को अपने को बना के रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए बिल्कुल, ठीक है। और कोई भी सैड सॉन्ग वगैरह या ऐसी सैड चीज़ें नहीं जिससे शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, उस चीज़ को आपने नहीं करना है। बहुत सारे सैड सॉन्ग होते हैं जो आपकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। आप दुखी हैं और फिर ऊपर से सैड सॉन्ग का डोज हो जाता है, तो आपको जो है वो दिक्कत करता है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के सॉन्ग बिल्कुल रखिए, हाई म्यूजिक के सॉन्ग, अच्छे एनर्जी फुल सॉन्ग को सुनिए। इसके अलावा जो है पॉजिटिव लोगों से मिलिए, नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहिए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन, किस तरीके से आपको मोटिवेट होते हैं, किस वजह से आपकी एनर्जी बढ़ती है, उन चीज़ों को तलाशिए, ठीक है। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताइए। आपका बड़ा प्यार मिला हमें, हमारे वीडियोस को, ठीक है। मैंने देखा है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो आपका बड़ा प्यार मिला। अपना प्यार जो है हमारी एनर्जी बढ़ाता है, आपका प्यार। आप बच्चे हैं हमारे, ठीक है। हम चाहते हैं आप सभी सफल हो, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आप सभी सफल होंगे। और ऐसे जैसे आपका रिस्पॉन्स देख के लग रहा है कि आप पूरे वीडियोज़ देखते हैं, तो पूरे वीडियोज़ देखिए, बिल्कुल आपको जो है फुल फ्लैश मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।